हेलो दोस्तों, अभी हम दूसरा टॉपिक शुरू करने वाले हैं। हमारे टॉपिक का नाम है ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस ऑफ इंडिया, चैप्टर नंबर 1, क्लास 12, होम साइंस। और जो सोर्स है हमारा वो है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक। आप सभी को पता है, ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंसेस, उसका ये सेकंड टॉपिक है। तो जो वर्क लिवलीहुड एंड करियर का है, जो उसमें हम ये कंपोनेंट डिस्कस करते हैं, वर्क में, लिवलीहुड में और करियर में क्या डिफरेंस है। और वो वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया है, वो मैं अपलोड कर दूंगी, डोंट वरी अबाउट डैट। तो उसके बाद हम वर्क और मीनिंगफुल वर्क में डिफरेंस करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन सब चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो उसके बाद में हम अभी दूसरा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कोई भी अर्थव्यवस्था होती है, इकोनॉमी होती है, उसके 3 सेक्टर होते हैं। मेजॉरिटरली की 3 ही होते हैं, वैसे आजकल क्वार्टरनरी 4-5 तक पहुंच गए हैं। तो हम रफली डिस्कस कर लेते हैं कि एक तो प्राइमरी सेक्टर होता है ना, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में बात होती है एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर की क्यों बात होती है? क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में वही सेक्टर्स काउंट होते हैं जिनका एग्जिस्टेंस ही नेचुरल रिसोर्सेज पे बेस्ड है। अगर प्राकृतिक संसाधन होंगे तो प्राथमिक उद्योग होंगे, वरना अगर प्राकृतिक संसाधन ही नहीं होंगे तो प्राथमिक उद्योग भी नहीं होंगे। उदाहरण के लिए, जैसे एग्रीकल्चर है, वो प्राथमिक सेक्टर में क्यों आता है? क्योंकि वो लैंड बेस्ड है। और लैंड क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्स है। उसी पे ही हम लोग अपने बीज बोते हैं, कोई कैश क्रॉप होती है, कोई हम अपने गुजारे के लिए धान अनाज ये सब चीज़ें बोते हैं ना। तो प्राइमरी सेक्टर में वो चीज़ें आती हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज पे बेस्ड होती हैं, और सेकेंडरी सेक्टर में वो चीज़ें आती हैं वो काम आते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में वो काम आते हैं, जैसे जो कि प्राइमरी सेक्टर से डिराइव्ड चीज़ें हैं, जो जैसे कि हमने पोटैटो, वो खेत में उगा, आलू को हम लेके आए, उसके बाद में हमने उसकी चिप्स बना ली। चिप्स बना के उसको, अगर मान लो मेरी कंपनी है, एक अच्छी कंपनी है और मेरे बहुत चिप्स बिकते हैं, तो वही 4-5 पीसीज को मैं 20 रुपीज़ में बेच सकती हूँ। तो उसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है। मतलब हमने जो चीज़ें नेचुरल अपने प्राकृतिक संसाधनों से ली, उसको हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उनको मैन्युफैक्चर करके उसमें थोड़ा सा अपना कुछ मिलाकर उसको बनाकर तैयार करके बेच दिया, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आता है। अब आपके घर में जैम होगा, अचार होगा रेडीमेड, ये सब चीज़ें किस में आती हैं? सेकेंडरी सेक्टर में आती है। ब्रेड है, वो भी सेकेंडरी सेक्टर में आता है। क्यों? क्योंकि वो मैन्युफैक्चर हुई है। और ब्रेड है, उसके बाद डबल रोटी है। आप खुद देखो कि एक गेहूं है, वीट है, वीट से निकलने वाले कितने प्रोडक्ट्स हैं। सूजी है, उसके बाद में आटा है, डबल रोटी भी एक तरह से उसी से आती है, क्योंकि रिफाइंड फ्लावर जो होता है उसी से डबल रोटी बनती है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि फर्स्ट जो प्राइमरी सेक्टर होता है वो हमें रॉ मटेरियल्स देता है, और जो सेकेंडरी सेक्टर है वो उन्हीं रॉ मटेरियल से उसी कच्चे माल को प्रोसेस कर बेचता है। और जो टर्शरी सेक्टर है वो सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर का मतलब उससे मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सर्विस इकोनॉमी होती है, सर्विस सेक्टर होता है ये। वो लोग जो सर्विस में इन्वॉल्व हैं, जैसे टीचर हैं, डॉक्टर हैं, सरकारी डॉक्टर हैं, जो अपनी सर्विसेज देने में लगे हुए हैं, और बैंक एम्प्लॉयज़ हैं, ये सारे सर्विसेज सेक्टर में है ना। और एक क्वार्टरनरी सेक्टर होता है, आप उसकी तरह क्वार्टरनरी सेक्टर होता है, वो नॉलेज बेस्ड पार्ट ऑफ इकोनॉमी को डिस्क्राइब करता है। नॉलेज ओरिएंटेड इकोनॉमी इकोनॉमिक सेक्टर होते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया हो गया, रिसर्च हो गई, ये सब चीज़ें। तो चलते हैं, अब हम अपना मेन टॉपिक पे आते हैं। हम बस ये बैकग्राउंड थोड़ा सा था, मैं आपको बताना चाह रही थी, इसलिए बताना चाह रही थी कि आप अगर देखोगे तो भारत कृषि प्रधान देश हम बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी, जो आप इंडिया का मैप देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ जो हमारी लैंड है, ज़मीन है भारत की, वो एग्रीकल्चर क्रॉप्स वहाँ पे बोई जा सकती हैं। तो इस हिसाब से हमें कृषि प्रधान देश बोला जाता है। और दूसरा रीज़न ये है कि हमारे देश की 62% से लेकर 65% तक की आबादी
जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से ही कनेक्टेड है। तो उस हिसाब से हम कृषि प्रधान देश हैं। और एग्रीकल्चर से मेरा मतलब सिर्फ वो नहीं है कि जो ज़मीन में बीज बोकर उसको फसल को काटना वो नहीं, उससे रिलेटेड वो भी सारे सेक्टर्स हैं, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री है, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट है, पशुओं को पालना और उसके बाद में वहाँ दूध, अंडे, ये जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं ये भी सारे मिला जुला के एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स में आते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब आप यहाँ पे देख रहे हो फ्रंट पेज पे ही यहाँ पे एक देखो यहाँ पोल्ट्री है, जो फील्ड में काम कर रही हैं महिलाएं। उसके बाद में एक मज़दूर हैं वो अपना लोहे का काम कर रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी है, पोट्री है। उसके बाद में ये हमारे ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट हैं, बैम्बू की टोकरी बनाना, ये सब। तो ये हमारे मूलतः हमारे ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस हैं। ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन से मतलब जो है कि उनको करते आ रहे हमें सदियां बीत गई, उन्हीं से हमारा गुजारा हो रहा है। अभी पहले जब पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी तो लोग ऐसे ही गुजारा करते थे, उनको जो काम आता था पारिवारिक जो काम, अगर कोई लोहे का काम करता है तो उनके बच्चे भी वही काम करते थे, अगर सोने का काम करता है तो बच्चे भी डायमंड का, मतलब ये सब चीज़ें वही आती थी कि हेरिडिटरी पास होती थी, पापा से बेटे के पास में आती थी, इन्हीं से अपना काम चलता था। लेकिन फिर उसके बाद में हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने हमारे ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस को किस तरह से डिसरप्ट किया। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कैसे हमारी जो हैंडीक्राफ्ट की जो इंडस्ट्री है उसको कैसे सिस्टमेटिकली डिसरप्ट किया। तो धीरे धीरे ये लोग जो थे जिनके पास में सिर्फ क्राफ्ट ही था, जिनको सिर्फ क्राफ्ट ही, हैंडीक्राफ्ट ही बनाने आते थे, उनके पास में कुछ नहीं बचा। वो ले दे के फिर बाद में एग्रीकल्चर पे ही गए। मतलब कि जो उनका ट्रेडिशनली जो उनको बनाने आता था अब वो तो धंधा उनका छिन चुका था, तो उनको एग्रीकल्चर पे जाना पड़ा। उनको मतलब आप समझ लीजिए कि उनको फोर्स किया गया एक तरह से। तो अब हमारा डिस्कशन यहाँ से स्टार्ट होता है। अब देखो सबसे पहले तो ये स्लाइड जो मैंने बनाई है इसमें एक मैंने आपको फूड फॉर थॉट दिया है। ये इंडिया का मैप है और यहाँ पे खाइबर पास लिखा है, आप ऊपर देखोगे यहाँ पे पर्वत बने हैं, पर्वत श्रृंखला है ये हिमालय की, और यहाँ खाइबर पास बना है। इंडस रिवर का फ्लो बताया हुआ है और नीचे गंगा रिवर का, ठीक है। तो इसमें ये बताया कि ये हमारा एंशियंट इंडिया था जो ब्राउन कलर का है। उसके बाद में फिर आर्यन इन्वेशन 1500 BC के तब, और ये आज की बाउंड्रीज हैं और ये माउंटेन्स हैं। बताने का ये इसलिए आपको ज़रूरी था क्योंकि देखो अगर किसी भी देश में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है तो उसकी कोई वजह होती है, और अगर आपको वजह जाननी है तो आपको थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ पे बाहर से बहुत लोग आए हैं। अगर हम शुरुआत से देखें तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग थे, हालांकि अब रिसर्चेस कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, मानने से मना करती हैं कि आर्यंस बाहर से आए थे और इंडस वैली सिविलाइजेशन बाहर के लोगों की थी, लेकिन अभी तक हमने जो पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि वो लोग बाहर से आकर यहाँ बसे थे। अब आप देखोगे इंडस के पास में लोग बसे थे सबसे पहले सिंधु नदी के किनारे। वो सिंधु नदी के किनारे ही हड़प्पा मिलता है, मोहनजोदड़ो मिलता है हमें। वो इसलिए मिलता है क्योंकि जहाँ पे रिवर होती है वहीं बस्तियाँ बसती हैं, क्योंकि पानी हमारे जीने के लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहले यहाँ पे लोग बसते हैं। उसके बाद में हमें बोला जाता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट है जिसमें इंडिया भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब आते हैं। तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज़ होम टू वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। हमारे यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन हुई है जिसका आपको पता होगा कि टाउन प्लानिंग बहुत एफिशिएंट था, और वो अपने टाइम की वन ऑफ द फाइनेस्ट टाउन प्लानिंग के लिए जानी जाती थी। गलियाँ एक दूसरे को राइट एंगल्स पे काटती थी, और वहाँ पे नालियाँ थी वो कवर्ड थी, उनका स्लोप था। एक नालियाँ सेंट्रलाइज नाली पर जाके ड्रेन होती थी। तो मतलब एक तरह से उनका जो रहन सहन था वो सारा एक मॉडर्न शहर, प्लान्ड सिटी की तरह था। जैसे चंडीगढ़ एक प्लान्ड सिटी है, वैसे ही उनका भी रहन सहन वैसा ही था।
तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो खाइबर पास लिखा है, वैसे तो बहुत श्रृंखला जो हिमालय पर्वत की श्रृंखला है वो हमारे आसपास है। उसकी वजह से बाहर के लोग हमारे तक पहुंच नहीं सकते थे। लेकिन यहाँ खाइबर पास है, यहाँ मोहनजोदड़ो के आसपास में बोलन पास है और भी गोमल पास है। ये बहुत पास वो होते हैं जो पर्वत कट जाते हैं बीच में। शायद वोल्केनिज्म आपने पढ़ा होगा, पर्वत अपना रास्ता बना देते हैं। जैसे उसमें से अगर रिवर गुजरती है तो वो रास्ता बना देती है, धीरे धीरे रास्ते बनते जाते हैं और बाहर के लोग वहाँ से आना शुरू हो जाते हैं। तो पुराने से पुराना अगर हमें देखें तो आर्यंस के बाद में हूण हुए, कुषाण हुए, गुज्जर प्रतिहार हुए। ये मतलब बोला जाता है कि ये सब लोग हम बाहर से ही आए। तो उसके बाद में फिर 1192 में जब दिल्ली के जो चौहान किंगडम था पृथ्वीराज चौहान का, फिर उनकी फाइट हुई यहाँ बठिंडा में ही, जिसको बैटल ऑफ तराइन बोलते हैं, वहाँ पे झगड़ा हुआ उनका। उसके बाद लड़ाई के बाद में फिर यहाँ दिल्ली पे शासन हुआ बाहर से लोगों का, जिनको स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं या फिर गुलाम वंश। उसके बाद में चलते चलते फिर मुगल आए। मुगलों का 500 साल का शासन था। शुरुआत हुई थी बाबर से 1526 से, जो रहा था लास्ट तक। औरंगजेब 1707 में उनका देहांत हुआ था। उसके बाद में औरंगजेब के बाद में भी लेटर मुगल्स रहे थे, लेकिन उनका इतना प्रभुत्व नहीं था, इतना वो सिर्फ लाल किले तक सीमित थे। लेकिन मुगल जो शासन काल था वो अगर आपसे कोई पूछे तो 1526 से लेकर 1857 तक था। 1557 में जो लास्ट रूलर थे, जो लास्ट बादशाह थे, मुगल सम्राट थे, वो थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। फिर उसके बाद में आपको पता होगा फिर जो क्रांति हुई थी 1857 का रिवोल्ट हुआ था, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। वो फेलियर के बाद में उनको रंगून भेज दिया गया था। फिर इस तरह से जो इंडिया की जो मुगल्स की अथॉरिटी थी वो चली गई। उसके बाद में ब्रिटिशर्स आए। ब्रिटिशर्स ने 200 साल हमारे पे राज किया। तो कुल मिला के देखो आप, हमारा इंडिया में कितने सारे धर्म हैं, कितनी सारी जातियां हैं। आप गोवा के आसपास जाओगे, आप पोर्टुगीज़ की सेटलमेंट्स, पुराने से पुराने चर्च आपको मिलेंगे। मुंबई, गुजरात में पारसीज और बाकी आपको पता है कि पूरे देश में मतलब हम एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी है। ठीक है, अब ये आगे चलते हैं, आप सोचिएगा इस पे। तो फिर अब अगला हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि हमें ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस पढ़ने हैं। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंडिया में ज्योग्राफी कैसी है, क्लाइमेट कैसा है। और क्योंकि ज्योग्राफी कैसी है और क्लाइमेट कैसा है, उसी से हमें पता चलता है कि उस देश की वेजिटेशन कैसी होगी। और वेजिटेशन जैसी होगी वैसे ही वहाँ पे हम खान पान होगा हमारा, वैसे ही हमारे प्रोफेशंस होंगे। अब जैसे देखो, जहाँ पे बैम्बू बांस होता है वहाँ पे बांस का बहुत बिजनेस होता है। जैसे एमपी में बहुत अच्छी क्वालिटी की लकड़ी मिलती है, तो वहाँ पे टिम्बर का बिजनेस है। मैसूर में सैंडलवुड मतलब चंदन की लकड़ी के बहुत सामान मिलते हैं। तो मतलब ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी क्लाइमेट को बहुत इम्पैक्ट मतलब क्लाइमेट जो है वो बहुत इम्पैक्ट करता है कि किस जगह के कैसे लोग होंगे, वो उनको किस तरह के वो बिजनेसेस करेंगे और किस तरह की उनकी फूड हैबिट्स होंगी, डाइटरी हैबिट्स होंगी। और डाइटरी हैबिट्स के बाद में ये मतलब सब चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, आप समझ जाओगे। ठीक है, आगे तो अब सबसे पहले ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो डाइवर्सिटीज से भरा हुआ है, बहुत डाइवर्सिटीज से भरा हुआ हमारा देश है। जैसे इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित नेहरू, उन्होंने कहा था कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी,
मतलब हम डाइवर्स भले ही हों बहुत ज़्यादा, आप देखो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक कितनी डाइवर्सिटी है। और जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि कितने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस हैं, वो लिटरली कुछ भी नहीं है, क्योंकि असली में इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं कि उनको अगर मैं बोलने लगूंगी तो जैसे इंडिया की ईयर बुक आती है वो बहुत मोटी होती है, 500 700 1000 पेज की, उतना उतना ज़्यादा लेंथ एंड ब्रेड्थ में जाके डिस्कस करना पड़ेगा। लेकिन जस्ट मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि मतलब हर, आप देखो हर डिस्ट्रिक्ट में जाके बोली बदलती है, लोगों की डायलेक्ट चेंज हो जाता है, भाषा। जैसे अगर मान लो किसी की बोली पंजाबी है, तो पंजाब के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग तरह की पंजाबी बोली जाती है, एक जैसी पंजाबी नहीं बोली जाती। आप राजस्थान में जाओ, अकेला स्टेट है जिसमें अकेले स्टेट में ही इतनी डाइवर्सिटी है कि अगर आप गंगानगर की साइड में जाओ तो वहाँ पे थोड़े आपको स्लाइटली पंजाबी लोग मिलेंगे, पंजाबी में बात करते हैं। और आप अगर धौलपुर की तरफ जाओगे, जोधपुर की तरफ, जैसलमेर की तरफ, बांसवाड़ा की तरफ, यहाँ पे इंटायरली डिफरेंट पॉपुलेशन है, उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है। राजस्थानी में भी बहुत डायलेक्ट्स है ना, मतलब बागड़ी है, फिर उसके बाद में मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, उदयपुर में अलग है। मतलब आप देखो एक स्टेट में कितनी डाइवर्सिटी है, और आप स्टेट में इतनी डाइवर्सिटी है तो सोचो मतलब पूरे इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी होगी। मतलब आप देखो कि कश्मीर के लोग और हिमाचल के लोग एक जैसे, थोड़े थोड़े एक जैसे लगते हैं। उसके बाद में आप पंजाब की लैंग्वेज को कंपेयर करो केरल की मलयालम से, बिल्कुल डिफरेंट है। और आप हमें यूँ लगता है नॉर्थ इंडिया में बैठ के कि जो हमारी नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस हैं, यूरोपियन लैंग्वेजेस से हम संबंध रखते हैं। तो जैसे पंजाबी बोलने वाले जो लोग होते हैं, वो हिंदी वाले लोग समझ जाते हैं पंजाबी वाले लोग क्या बात कर रहे हैं। हिंदी वाले लोग ये भी समझ जाएंगे कि राजस्थानी में क्या बात हो रही है। हम थोड़ा हाव भाव से पता कर लेते हैं, और थोड़े से वर्ड्स भी सिमिलर होते हैं। और हिंदी वाले लोग ये भी पता कर लेंगे कि भोजपुरी वाले लोग क्या बोल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हम थोड़ा रिलेट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप साउथ में जाओ, साउथ में लैंग्वेजेस इंटायरली एक दूसरे से भी डिफरेंट हैं। मलयालम अलग है, तेलुगु तमिल में बिल्कुल बहुत डिफरेंस है। और उसके बाद में कन्नड़ अलग है, मराठी अलग है, इतनी लैंग्वेजेस हैं, इतनी डाइवर्सिटी है। मतलब ज़रूर हमारे यहाँ पे ये हमें इसलिए बोला जाता है मेल्टिंग पॉट सिविलाइजेशन। मतलब बहुत सारे लोग आके यहाँ पे अलग अलग टाइम पे आके बसे हुए हैं, तो मतलब हम एक दूसरे में इतने घुल मिल गए हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम पहले कभी अलग भी थे। मतलब यही इंडिया की ब्यूटी है। अब थोड़ा सा हम आगे डिस्कस कर लेते हैं कि कह रहे हैं कि इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन वर्ल्ड। द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो मैंने आपको बताया, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, 6 से ही यह आ जाता है हमारे सिलेबस में। ट्रेसेस इट्स रूट्स टू नियरली 4700 ईयर्स अगो। अब 4700 ईयर्स अगो लिखा है तो इसका मतलब 2700 BC। मतलब आप हम 2020 में, तो 20 साल को आप ना ही मानो तो 2000 माइनस कर दो, तो मतलब BC, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मतलब आपको ये चीज़ें थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ। बिफोर क्राइस्ट का मतलब ये क्या है, ईसा पूर्व। ईसा पूर्व हम मानते हैं कि 1 BC जो होगा, उस टाइम पे ईसा मसीह का जन्म होगा, और उसके बाद में हम 1 2 3 करके काउंट करेंगे। उससे पहले की जो सदियां हैं उनको हम AD करके लिखते हैं, BC करके लिखते हैं, और जो उनके बाद की सदियां उनको AD करके लिखते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया हमारी कंट्री इंडिया, और उसके बाद में हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं। और हमारे यहाँ पे वर्ल्ड के मेजर रिलीजन्स के लोग आपको मिल जाएंगे। हिंदू धर्म के मिल जाएंगे, इस्लाम के मिल जाएंगे, क्रिश्चियनिटी के मिल जाएंगे, सिखिज़म के मिल जाएंगे, बुद्धिज़्म, जैन धर्म को, पारसी लोग, और यहूदी धर्म को। तो आपको पता होगा कि इनमें से जो हिंदुइज्म है वो इंडिया का ही, यहीं पे इस धर्म का जन्म हुआ, और सिखिज़म का यहीं हुआ, सिख धर्म का, बौद्ध धर्म का यहीं हुआ, और जैन धर्म का भी यहीं हुआ। मतलब 4 रिलीजन, इतने रिलीजन के लोग हैं, और इनमें से 4 रिलीजन का जन्म ही यहाँ हुआ है। फिर उसके बाद में द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया इज एक्सट्रीमली डाइवर्स विद लैंडस्केप्स रेंजिंग फ्रॉम स्नो कैप्ड माउंटेन्स टू डेजर्ट्स, प्लेन्स, हिल्स,
plateaus, which is one of the reason the rich and diverse culture of India. तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखो यहाँ पे आपको माउंटेन्स भी मिल जाएंगे, ग्लेशियर्स भी मिल जाएंगे जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में ग्लेशियर्स भी मिल जाएंगे। जैसे अगर आप वर्ल्ड की मैप देखो तो आपको बर्फ से ढके हुए पहाड़ कहाँ दिखेंगे? स्विट्जरलैंड के स्विस आल्प्स दिखेंगे, लेकिन इंडिया में वो हैं। उसके बाद में आपको यहाँ रेगिस्तान भी मिल जाएगा, सहारा डेजर्ट जैसा, जो आपको अफ्रीका में मिलता है। उसके बाद में आपको प्लेन्स भी मिल जाएंगे, गंगेटिक प्लेन जो पूरा है, गंगा रिवर के साथ साथ का पूरा प्लेन है, ये आपको पहाड़ भी मिल जाएंगे। प्लेट्यू दक्कन प्लेट्यू पठार जो है ये भी है हमारे पास। और आप देखो मतलब कितनी ज़्यादा जो है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है। तो ये बात हो गई। उसके बाद में देखो मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ। आप बताओ कि अगर वर्ल्ड के 7वें स्थान पर भारत आता है एरिया में, मतलब इंडिया हमारी जो कंट्री है वो वर्ल्ड के 7वें नंबर पे आती है, तो पहली 6 कौन सी है? आप थोड़ा सोचो इस बारे में। और उसके बाद वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी अगर इंडिया है तो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कौन है, और वो किस ईयर में उनको डेमोक्रेसी वहाँ पे स्थापित हुई थी, ये थोड़ा बताना मुझे। उसके बाद हमारे ऑक्यूपेशंस की बात करते हैं। अब हमारा बैकग्राउंड क्लियर हो गया कि हमारी अलग अलग डाइवर्सिटी है, अलग अलग ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, तो अलग अलग तरह के हमारे ऑक्यूपेशंस भी होंगे। तो सबसे पहला हमारा ऑक्यूपेशन है वो है एग्रीकल्चर। इसमें बताया गया कि हमारी 70% जो आबादी है, नियरली 70% आबादी है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती है। और इसकी टाइप, जो फार्मिंग के टाइप होते हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग, ये मैंने थोड़ा थोड़ा इसलिए लिखा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, आप नोटबुक में लिख लेना। सबसिस्टेंट फार्मिंग में वो होता है कि हम गुजारे के लिए अपना, बस गुजारे के लिए ही बीज बो रहे हैं, अपने गुजारे के लिए जितना गुजारा हुआ ठीक है, और जितनी बची उसको बेच दिया। एक शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है, ये पुराने ज़माने में लोग करते हैं, आजकल तो इस पर प्रतिबंध है। जैसे तब क्या लोग एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत घूमते होते थे, हंटिंग गैदरिंग कम्युनिटीज़ बोलते थे जिनको, ट्राइब्स। तो तब जगह बहुत होती थी और लोग घर बना के नहीं रहते थे, थोड़े दिन कहीं रहे, वहाँ पे अपनी खेती बाड़ी की, उसके बाद में थोड़े दिन करने के बाद में वहाँ की जो उत्पादक क्षमता होती थी वो कम होने लगती थी, वहाँ से चले गए कहीं और, वहाँ पे जंगलों को आग लगाई। आग लगाने का इसलिए उनका वो पीछे रीज़न होता था क्योंकि जो राख होती है उसमें पोटाश होता है, पोटेशियम होता है, और फर्टिलिटी के लिए, पौधों के लिए अच्छा होता है। उसके बाद प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, लार्ज स्केल पे होता है, जैसे रबड़ की खेती हो गई, मतलब लार्ज स्केल पे रबड़ की, कॉफ़ी की, टी की, जैसे टी की प्लांटेशन है असम में। और उसके बाद इंटेंसिव एग्रीकल्चर है, जैसे इंटेंसिव एग्रीकल्चर ये पंजाब हरियाणा में होता है, कि मतलब ऐसा एग्रीकल्चर जिसमें खूब खाद डाली जाती है, खूब यूरिया डाला जाता है, और वहाँ पे बीज भी बड़ी अच्छी क्वालिटी के हाइब्रिड सीड डाले जाते हैं। ड्राई एग्रीकल्चर जो है, जो रेगिस्तान में होता है, जहाँ पे मतलब बहुत शुष्क अवस्था में भी चीज़ें उगाई जाती हैं, मोठ हो गया, मतीरा हो गया, और ये चीज़ें जो कम पानी मांगती हैं लेकिन फिर भी उग जाती हैं। वेट एग्रीकल्चर जैसे जूट है, राइस है, ये वेट एग्रीकल्चर में आता है, जिन क्रॉप्स में वहाँ नीचे पानी खड़ा रहता है। और टेरेस एग्रीकल्चर आपने पहाड़ों में देखा होगा, जैसे पहाड़ों पे जाते हैं तो ऐसे सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, तो सीढ़ी नुमा खेतों पे फसलें बोई होती हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम पानी लगाते हैं, जो पानी के साथ में मिट्टी बह के नीचे आ जाती है, वो चेक्ड रहती है यहाँ पे, मतलब सीढ़ी है, सीढ़ियाँ होती हैं तो सीधा अगर ढलान होगी तो मिट्टी नीचे आ जाएगी, लेकिन जब सीढ़ी होती है तो मिट्टी सारी नीचे नहीं आती। और ऊपर की मिट्टी का लॉस होने का मतलब ये है कि हमने जो उर्वरकता की क्षमता थी वो हमने खो दी है, फर्टिलिटी लॉस हो जाती है ज़्यादा मिट्टी बह जाने से। तो जो टेरेस एग्रीकल्चर होता है, सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, उनका फ़ायदा ये होता है कि उसमें जो फर्टाइल जो ज़मीन होती है वो बहती नहीं है सारी। यहाँ पे 2 मैप्स दिए हुए हैं, एक तो ये है कि मेजर सॉइल मैप ऑफ इंडिया और फूड क्रॉप मैप ऑफ इंडिया। ये थोड़ा आपकी समझ बढ़ाने के लिए कि जिस तरह की मिट्टी होती है उस तरह की फिर फसल बोते हैं उसी तरह की। एक तो एलुवियल प्लेन है,
एलुवियल प्लेन कहाँ पे है देखना ज़रा, ये जो लेफ़्ट साइड पे मैप है, यहाँ पे ब्लू कलर की सारी एलुवियल प्लेन है, जो पंजाब से शुरू होकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम में रहती, ये जहाँ जहाँ से गंगा नदी बहती है वहाँ पे हर जगह पे एलुवियल प्लेन है। क्यों? क्योंकि जब गंगा ऊपर से फास्ट बहती हुई आती है पहाड़ों से, तो अपने साथ में मिट्टी के छोटे छोटे कण लेके आती है, जिसको एलुवियल सॉइल बोलते हैं। एलुवियल सॉइल फर्टाइल होती है, तो यहाँ पे जो सारा इलाका है यहाँ पे बहुत अच्छी फसल होती है। उसके बाद में डेजर्ट देखो, ये जो राजस्थान में येलो येलो जहाँ पे है ये डेजर्ट है। उसके बाद में ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल यहाँ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में आपको ग्रीन ग्रीन दिखेगा कलर। ये नीचे लैंडमार्क्स वो पूरे दिए हुए हैं कि किसके सामने कौन सी मिट्टी है। तो ये जो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में है ये सारी काली मिट्टी है। यहाँ पे आपको पता होगा इसको दक्कनी पठार बोलते हैं, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉटन होती है। कॉटन के लिए काली मिट्टी बहुत अच्छी होती है, इसलिए यहाँ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक, ये गुलाबी कलर की, ये राजस्थान के नीचे साइड पे देखो थोड़ा सा, यहाँ भरतपुर की साइड में राजस्थान में पीली मिट्टी है, फिर उसके बाद में ये ब्राउन मिट्टी है, ब्राउन मिट्टी के बाद जामुनी कलर की आती है, ये है रेड, मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक। उसके बाद में रेड सॉइल है, ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा में। फिर उसके बाद लेटराइट, और उसके बाद है माउंटेन्स, ये ग्रीन, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल में। तो उस हिसाब की यहाँ फसलें होती हैं, जिस तरह की मिट्टी उस तरह की फसल होगी। अब फूड क्रॉप मैप ऑफ इंडिया देख लेते हैं जो राइट साइड में है। देखो सबसे पहले जहाँ रेड मार्क किया है मिलेट्स है, वहाँ पे मिलेट्स। अब देखो यहाँ राजस्थान की जहाँ पीली मिट्टी थी यहाँ पे मिलेट्स होते हैं, रागी, ज्वार और बाजरा। ये वो फसलें हैं जहाँ पे जिनको कम पानी की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद में वीट है। वीट कहाँ होती है? ये जो मैंने आपको गिनाया कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार से होकर जहाँ जहाँ से गंगा नदी जाती है वहाँ वहाँ पे एलुवियल प्लेन है, वहाँ वहाँ वीट होती है। वीट को फर्टाइल सॉइल चाहिए होती है। और उसके बाद में राइस। राइस कहाँ होते हैं? ये आपने देखा होगा कि ये साउथ की स्टेट्स में जहाँ जहाँ पानी है, अरेबियन सी की बगल में जो किनारे किनारे पे सारा चावल ही होता है, कोस्टल एरियाज में। और यहाँ पे भी ऊपर की साइड में, छत्तीसगढ़ की साइड में और वेस्ट बंगाल की साइड में। और अब हम देख लेते हैं कि हमारे यहाँ पे कमर्शियल क्रॉप्स कौन कौन सी बोई जाती हैं, कि थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। ये इस यहाँ पे बता रहे हैं कि इंडिया का जो रैंक है वो हम पूरे वर्ल्ड में नंबर 2 पे आते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। आप बताना कि फर्स्ट पे कौन आता है। 2 इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड राइस प्रोडक्शन में। लेकिन हम मिल्क के और मतलब दूध के उत्पादन में और चाय के उत्पादन में वर्ल्ड के नंबर 1 प्रोड्यूसर हैं। और अगर इंडिया की स्टेट्स में देखा जाए तो वेस्ट बंगाल वो हमेशा 1 पे रहता है टी प्रोडक्शन में ज़्यादातर, और कॉफ़ी प्रोडक्शन में कर्नाटका नंबर 1 पे रहता है। और भी बहुत सारी बातें, लेकिन आपके उतनी काम की नहीं है, ये बस आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग देना चाहती हूँ कि अगर हमारे यहाँ पे अलग अलग ऑक्यूपेशंस हैं तो उनकी भी वजहें हैं। अगर एग्रीकल्चर है, हर जगह पे एक जैसी फसल नहीं बोई जाती, हर जगह पे कॉटन नहीं है, हर जगह पे राइस नहीं है, अलग अलग जगह पे अलग अलग क्रॉप्स हैं। तो अलग अलग क्रॉप्स होने की भी वजहें हैं, वहाँ की जलवायु, वहाँ की मिट्टी, और वहाँ के जो और भी बहुत एस्पेक्ट होते हैं कि पानी की अवेलेबिलिटी। जैसे राजस्थान में पानी नहीं है, पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इसलिए वहाँ की फसलें अलग हैं। और थोड़ा सा आप देख लो कि शुगर केन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। ये नीचे लेजेंड्स में जाके इंटरनेशनल बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री, और नीचे शुगर केन लिखा है। शुगर केन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यहाँ और यहाँ नीचे महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। वैसे ज़्यादा अच्छा गन्ना साउथ का होता है, क्योंकि साउथ की मिट्टी बनी ही गन्ने के लिए। ये गन्ना जो ऊपर की स्टेट्स में होता है ये इसलिए यहाँ पे गन्ना होता है क्योंकि यहाँ के लोगों ने उसको उगाना शुरू कर दिया, क्योंकि सरकार उस पर इंसेंटिव देती है। तो मतलब हमारे देश में ये बहुत है कि जिस चीज़ पे मतलब MSP डिक्लेयर होता है, जैसे वीट है, जैसे वीट सरकार लेती है क्योंकि डिपो में बेचना होता है, देना होता है लोगों को, FCI में रखना होता है।
तो उस हिसाब से हमारे यहाँ पे ये बहुत डिसाइड होता है कि जिस क्रॉप की सरकार गारंटी ले लेती है कि ये क्रॉप मैं हमें लेनी है, तो उस क्रॉप को लोग ज़्यादा से ज़्यादा बोते हैं, जैसे शुगर केन, गन्ना, वीट हो गया, राइस हो गया। तो डिपो में ये वीट राइस ही मिलता है, तो सबसे ज़्यादा यही होती, मतलब नेचुरली ये वाली जो उत्तर प्रदेश की जो लैंड है, पंजाब की, हरियाणा की, ये गन्ने के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बोया जाता है क्योंकि सरकार की गारंटी हो जाती है कि सरकार उस क्रॉप को लेगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कैसे बोल रही हूँ कि साउथ इंडिया का गन्ना बहुत अच्छा होता है, वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि साउथ इंडिया के गन्ने में जो रस का कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है। अगर एक गन्ने से जितना रस निकल रहा है वहाँ उतना नॉर्थ इंडिया के गन्ने से नहीं निकल रहा होता है। तो बस ये एक जनरल नॉलेज का पॉइंट था। अब आगे चलते हैं। अब ये ऐसा बता रहे हैं कि जो इंडिया का एग्रीकल्चर था, हमारा एग्रीकल्चर लार्जली सब्सिस्टेंट बेस्ड था, मतलब हम अपने गुजारे करने के लिए खाते थे बस। और पुराने टाइम पे वैसे भी पैसे नहीं होते थे, अगर हमारे पास चावल है तो हम किसी के यहाँ पे अगर हमें प्याज चाहिए तो हम चावल के बदले में प्याज ले लेते, बार्टर सिस्टम था ना हमारा। तो लेकिन ये सब चीज़ें बदल गई बिल्कुल। क्यों? जैसे ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी, उससे पहले वाले राजा इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते थे जितना ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। इन्होंने एक तरह से हमारी पूरी इकोनॉमी को ही, हमारे जो लैंड बेस्ड प्रोडक्शन को ही पूरा उथल पुथल करके रख दिया। इनको जो बेनिफिट करता था, इनको कॉटन चाहिए होती थी, यहाँ पे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन को बोया जाता था। अगर इनको नील चाहिए होता था तो नील को ज़्यादा से ज़्यादा बोया जाता था। भले ही फिर लोगों का मन हो या चाहे ना हो, इनका प्रॉफिट सबसे ऊपर रहता था क्योंकि ये कंपनी थी, बिजनेस कंपनी थी। तो उसके बाद में कह रहे हैं कि ब्रिटिश जो है उसने इंडिया पे रूल किया 200 साल तक। 200 साल तक कैसे? पहले ईस्ट इंडिया के नाम से, फिर उसके बाद में 1857 की क्रांति के बाद क्राउन ने डायरेक्टली एज्यूम कर लिया था कि इंडिया के अफेयर्स हम देखेंगे। उसके बाद ये कह रहे हैं कि पोटैटो है, टोमेटो है, ये हमारे यहाँ की क्रॉप्स नहीं है, ये पुर्तगाल के लोग जो थे 1498 में, जो मैं बोलती हूँ ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें आप कॉपी में नोट कर लिया करो। पुर्तगाल से जब वास्को डी गामा जब इंडिया में आए थे, उसके बाद में पुर्तगालियों का शासन यहाँ पे शुरू हुआ था, गोवा में, दीव दमन में। तो उसके वो अपने साथ ये क्रॉप्स लेके आए थे सारी, पोटैटो, टोमेटो और ये सब सारी चीज़ें। और जैसे कैश क्रॉप है, रबड़ हो गया, टी हो गया, इंडिगो, कॉफ़ी, कॉटन तो हमारी अपनी है। तो ये सारी इनको लार्ज स्केल पे कल्टीवेशन किया गया है। ये डिपेंड करता था कि इनकी होम कंट्री में कितनी डिमांड है। होम कंट्री में जितनी डिमांड होती थी उसके हिसाब से ही ये पूरा ये ऑर्डर देते थे लोगों को कि आपको इतना बोना है, और आपको इतना बोना है, हमें इतना देना है, आपको अपने पास रखना है नहीं रखना है, ये सब उनके ऊपर डिपेंड करता था। और अपनी बातें मनवाने के लिए वो कैसी जोर ज़बरदस्ती करते थे ये आपको पता होगा। लार्जली मेरे को लगता है हिस्ट्री के स्टूडेंट्स होंगे, उन्होंने पढ़ा होगा। और अगर नहीं भी पता है कोई बात नहीं, आप मेरे को बता देना, मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगी। अब हैंडीक्राफ्ट्स देख लेते हैं इंडिया की। कह रहे हैं कि इंटरनेशनल, अभी की बात नहीं है, ये बहुत पहले की बात है, ब्रिटिशर्स के टाइम की। हमारे हैंडीक्राफ्ट्स की पूरे इंटरनेशनल मार्केट में तब से बहुत डिमांड है। इतने सारे तो हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स है वो तो मतलब ख़राब ही हो गए एक तरह से। जब जैसे कॉटन का कपड़ा है, उनको बुनने का मुस्लिन क्लॉथ होता था ये हमारे यहाँ का, बहुत महीन कपड़ा। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति आई ब्रिटिश के अपने देश में, तो उन्होंने ब्रिटेन में, तो उन्होंने अपनी मशीनों से वैसा क्लॉथ बनाना शुरू कर दिया। अब मशीन में वो चीज़ें जल्दी बन जाती थी, तो उन्होंने अपने जो मशीन से बने हुए क्लॉथ्स को, मशीन से बने हुए अच्छे अच्छे चीज़ें जो इंडिया के लोग हाथों से बनाते थे, उनको मार्केट में लॉन्च कर दिया। और यहाँ के जो डिमांड थी वो ऑटोमेटिकली कम हो गई, क्योंकि मशीन से बनी हुई चीज़ें जल्दी बन जाती हैं और वो सस्ती भी होती हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको लेते थे। और जब हाथ से बनी हुई चीज़ें महंगी होती थी, ऊपर से इतनी सारी कस्टम ड्यूटी जब लग जाती थी, टैक्स लग जाता था ब्रिटेन में एंटर होते ही, तो इतनी महंगी चीज़ कोई नहीं लेता था। तो धीरे धीरे जो यहाँ के लोग थे उनका सारा रोजगार ख़त्म हो गया, और जो रोजगार ख़त्म हो गया तो उनको अपने वो जो पारंपरिक उद्योग थे वो छोड़कर कहाँ जाना पड़ा, एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट होना पड़ा।
तो अब कह रहे हैं कि ये जो लोग करते हैं कि बैम्बू की टोकरी बनाना, बेंत की लकड़ी की कुर्सियां बनाना, ये लोग क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमारे देश में अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें लगती हैं। जैसे किसी जगह पे शहतूत के पत्ते होते हैं तो वहां पे सिल्क के कीड़े होते हैं, तो वहां पे सिल्क बहुत ज्यादा होती है। अभी तो आर्टिफिशियली भी लोग इनका बहुत बिजनेस करते हैं, लेकिन मैं नेचुरल बता रही हूँ कि नेचुरली क्या होता था। और ये जो ट्राइबल लोग थे, जो गांव के लोग थे, ये काम इसी से चलाते थे अपने इन उद्योगों की वजह से। अब जैसे वुड क्राफ्ट है, पोट्री है, मेटल क्राफ्ट है, आइवरी क्राफ्ट मतलब हाथी के दांत पे की जाने वाली कला, बैम्बू हैंडीक्राफ्ट, केन वही बेंत, बेल मेटल हैंडीक्राफ्ट। बेल मेटल होता है वो जो घंटी वाला मेटल जिसपे बजाते ही बहुत जोर से उसकी कई देर तक आवाज रहती है। टेराकोटा, रग्स, कारपेट एम्ब्रॉयडरी, बहुत सारी चीजें। तो हम आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। आप थोड़ा सा मुझे ये क्वेश्चन का आंसर बताना कि अगर आपको कोई ट्रेडिशनल क्राफ्ट लेना है इंडिया का, जैसे मतलब मान लो मुझे कोई मिरर वर्क वाला लहंगा चोली लेना है, या फिर मुझे मिरर वर्क वाला कोई बैग लेना है, ये मैं कहाँ से खरीदूंगी? अगर आप बताओ, आपने कोई मार्केट देखी हो या फिर ऑनलाइन आपने कोई वेबसाइट देखी हो तो आप मुझे थोड़ा बताना। मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ आपसे, मैं थोड़ा सा आपकी अवेयरनेस चेक करना चाहती हूँ कि आपको कितनी चीज़ें पता है कि ये जो ट्राइबल लोग हैं या हमारे जो ट्रेडिशनल जो ऑक्यूपेशंस हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, आपको इनके बारे में कितनी नॉलेज है। आगे चलते हैं। अब ये थोड़ा सा आप पॉज करके नोट कर लेना, इसमें थोड़ा सा ऊपर से बताया जीआई टैग। ये थोड़ा भारत सरकार एक जीआई टैग देती है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, मतलब कोई जगह अगर किसी, जैसे ब्लू पोट्री है जयपुर से, कठपुतली है राजस्थान से, बीकानेरी भुजिया है, इनको भारत सरकार अपनी तरफ से जीआई टैग दे देती है। मतलब जीआई टैग देने का मतलब हमने आपको रिकॉग्नाइज कर दिया। अब कोई जैसे मान लो कि ब्लू पोट्री है जयपुर की, ब्लू पोट्री से मतलब नीली नीली मिट्टी के बर्तन, अगर कोई और नकली बना के बेचता है उसके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। अगर जीआई टैग जयपुर की ब्लू पोट्री को मिल गया तो अगर कोई और करता है तो उनको सजा भी मिल सकती है। इस वजह से वहाँ के जो स्थानीय जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनको फायदा होता है, क्योंकि उन्हीं की बनाई हुई चीजें फिर लोग खरीदते हैं, कोई नकली बना के नहीं बेच सकता। अब देख लेते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, जम्मू कश्मीर से। यहाँ पे कश्मीर की पश्मीना शॉल होती है, इस पे वो कशीदाकारी वाली एम्ब्रॉयडरी होती है, सोजनी क्राफ्ट बोलते हैं। उसके बाद में नीचे आओ, हिमाचल प्रदेश, चंबा रुमाल, कांगड़ा पेंटिंग यहाँ की फेमस है। पंजाब के बासमती चावल और फुलकारी दुपट्टा, आगे फोटो है उनकी, मैं बता दूंगी। और उसके बाद हरियाणा के बासमती चावल, दिल्ली के बासमती चावल, मध्य प्रदेश की बाग प्रिंट और चंदेरी साड़ियाँ, गुजरात के गिर केसर मैंगो, पाटन पटोला और कच्छ एम्ब्रॉयडरी। आपने वो कच्छ एम्ब्रॉयडरी वो होती है, वो बहुत शीशे लगे वाली जो चोली पहनते हैं ना गर्भा में लोग, तो उसको उस पे वो कच्छ की एम्ब्रॉयडरी होती है। उसके बाद में महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के नागपुरी संतरे, नासिक वैली वाइन और शोलापुर की चद्दर। फिर गोवा की फेनी एक तरह से एक पीने वाली चीज होती है, थोड़ा अल्कोहलिक होती है ये। उसके बाद कर्नाटका में मैसूर सिल्क, मैसूर सैंडल ऑयल, और केरल में अरानमुला कन्नड़ी, ये जो आप देख रहे हो मिरर। उसके बाद तमिलनाडु की बहुत फेमस है कांचीपुरम सिल्क, और हैदराबादी हलीम, पोचमपल्ली साड़ी और बिरयानी खासकर हैदराबाद की बहुत फेमस है। और छत्तीसगढ़ में बस्तर वुडन क्राफ्ट, बस्तर ढोकरा, और बिहार में भागलपुरी सिल्क। और बिहार में एक चीज़ बहुत फेमस है, वो है वहाँ की एम्ब्रॉयडरी है, वहाँ की एम्ब्रॉयडरी है, वो एम्ब्रॉयडरी मुझे आगे नाम याद आएगा, मैं आपको बता दूंगी, आगे फोटो है। वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग टी है। फिर बंगाल का रसगुल्ला है, इसको बंगाला रसगुल्ला बोलते हैं। गोविंद भोग राइस,
और उसके बाद मणिपुर है, मिज़ोरम की चिली है, ये आप थोड़ा देख लेना सारा। ये थोड़ा बताया हुआ है, आपको थोड़ा पता चलेगा कि हमारे इंडिया में कितने अलग अलग तरह की चीज़ों को, अलग अलग तरह के, ये तो बस थोड़ा ऊपर का है, बहुत 1% है। इसके आगे भी बहुत इतने सारे बिजनेसेस हैं, ऑक्यूपेशंस हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं है, कोई गिनती नहीं। ये इसमें एम्ब्रॉयडरी बताई हुई है। इसको थोड़ा हम रफली देख लेते हैं क्योंकि ये हमारे सिलेबस में भी है। पश्मीना शॉल ये लद्दाख की है, और जो एम्ब्रॉयडरी है कश्मीर की उसको बोलते हैं कशीदाकारी, और जो पंजाब की एम्ब्रॉयडरी है फुलकारी। ये साथ साथ में फ़ोटोज़ भी देखते रहना, ये इससे थोड़ा पहचानने में आपको आसानी होगी। और उसके बाद शीशा वर्क ये राजस्थान का होता है। बांधनी ये है गुजरात की है। मिरर वर्क गुजरात में भी होता है। और चिकनकारी लखनऊ की है। पंचाचूली वीव ये उत्तराखंड की है। उसके बाद कुल्लू शॉल्स हिमाचल की, लेपचा सिक्किम, मोगा सिल्क असम, और उसके बाद नागा शॉल्स नागालैंड, और उसके बाद जामदानी जो है जामदानी बंगाल की है। सांबलपुरी सिल्क साड़ी जो है वो उड़ीसा की। कोसा सिल्क तेलंगाना। पोचमपल्ली इक्कट ये भी तेलंगाना। कलमकारी उसके बाद कांजीवरम सिल्क ये तमिलनाडु की। मैसूर सिल्क ये कर्नाटका की है। पैठनी महाराष्ट्र की है। और ये सेंटर में जो है ये चंदेरी है, ये मध्य प्रदेश की है। एरी सिल्क ये मेघालय की है। अब ये थोड़े से क्राफ्ट हैं, ये इन पे थोड़ा आप नज़र घुमा लो। ये जो सबसे कॉर्नर में है लेफ्ट में, ये कोकोनट का क्राफ्ट है। कोकोनट से बनी हुई चीज़ें, कोकोनट को कार्व आउट किया गया है, उसमें उसको अच्छे से बना के फिर उसके बाद उसमें ये छेद किए हैं कितने सफाई से, और इसका लैम्प बनाया हुआ है। और फिर उसके बाद में उसके बगल में ये बैम्बू का क्राफ्ट है। बैम्बू का नहीं, ये है बैम्बू का क्राफ्ट है। उसके बाद फिर कठपुतलियाँ हैं राजस्थान की। और उसके बाद ये जो नीचे नीचे है वाइट कलर का, ये थोड़ा सा आपको देखना, ये शोल आर्ट है बंगाल की। एक प्लांट है उसमें से वाइट कलर का रेजिन निकलता है, दूध निकलता है, उसको सुखाने के बाद में इससे ये बनाया हुआ है। और लगता है ऐसा है कि कोई हार्ड मेटल है, हार्ड मटेरियल है, जबकि कोई मटेरियल नहीं है ये। और जो बंगाल में शादियां होती हैं, जो दूल्हा और दुल्हन के सिर पे मुकुट लगे होते हैं, आपने देखे होंगे, आपने किसी सीरियल में देखे होंगे, वो इसी मटेरियल से बने होते हैं। फिर उसके बगल में ये जो ब्लू पोट्री है, ये जयपुर की, जो थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी। और ये जो है ये वर्ली आर्ट है, साथ में ब्राउन कलर के ऊपर छोटी छोटी डॉल्स बनी हुई हैं, ये महाराष्ट्र की है वर्ली आर्ट। इसके जस्ट ऊपर फुलकारी दुपट्टा है। और ये जो आप सेंटर में देख रहे हो, ये अखरोट की लकड़ी के ऊपर कलाकारी की गई है, और ये चिनार के पत्ते बने हुए हैं। इससे आपको पता चल जाएगा ये कश्मीर की बनी हुई चीज़ है, क्योंकि कश्मीर में चिनार बहुत होते हैं, और जो आर्टिस्ट होता है वो अपने आसपास दिखने वाली चीज़ों को ही अपनी आर्ट में बनाता है। तो चिनार के पत्ते बने हुए हैं, तो आपको इतना समझ आ जाएगा कि ये कश्मीर की ही बनी हुई चीज़ है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन क्यूजीन। इंडियन क्यूजीन है मतलब भारत की पाक कला, ठीक है। ये भी बहुत डाइवर्स है। अब जैसे आप देखो, पंजाब में सरसों का साग और दाल मखनी ये सब खाते हैं, और साउथ में आप जाओ तो मैसूर पाक, इडली सांभर, डोसा, ये सब चीज़ें। और आप मुंबई में जाओ, महाराष्ट्र में जाओ, बड़ा पाव हो गया, श्रीखंड हो गया। और केरल में अप्पम, और हैदराबाद में जाओ तो बिरयानी, ईस्ट में जाओ तो अलग ही चीज़ें। ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप पॉज करके एक बार नोट कर लेना। आप थोड़ा समझना कि कितनी डाइवर्सिटी है, ऊपर से लेके नीचे तक, और यहाँ गुजरात से लेकर अरुणाचल तक बहुत डाइवर्सिटी है। खाने में भी, मतलब जैसे जैसे हमारी जलवायु बदलती है, वैसे वैसे खाने की चीज़ें भी बदलती है ना। जैसे राजस्थान में बहुत मिर्ची वाली चीज़ें खाते हैं। वो मिर्ची वाली चीज़ें खाने की रीज़न ये है कि मिर्ची ज़्यादा खाएंगे तो पसीना ज़्यादा आएगा, पसीना ज़्यादा आएगा तो हमारी बॉडी का वो जो बैलेंस है वो बना रहेगा। पसीना ज़्यादा आने से हमें हवा फील होती है ना, मतलब वहाँ पे वैसे ड्राइनेस है जलवायु में, लेकिन अपने शरीर में गर्मी लाने के लिए वहाँ पे मिर्ची वाला भोजन खाते हैं।
अब ये लास्ट है ये स्लाइड, इसमें आप थोड़ा सा आपको झलक मिलेगी कि इंडिया की ही अलग अलग डिशेज़ हैं। ये ढोकला गुजरात में मिलेगा आपको, पानी पूरी भेलपूरी आपको कहीं भी मिल जाएगी, डोसा और ये चटनी ये आपको साउथ में मिलेगी, इडली साउथ में मिलेगी, उड़ीसा में भी मिल जाएगी। पालक पनीर जैसे ये नॉर्थ इंडिया में मिलेगा, ये नॉर्थ इंडियन थाली है जो ऊपर ऊपर राइट लेफ्ट साइड में। और रसगुल्ले आपको आपको बंगाल में भी मिल जाएंगे, उड़ीसा में भी मिल जाएंगे, राजस्थान में भी मिल जाएंगे। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे लिख सकते हो, और मैंने आपको अपनी तरफ से देखो टेक्स्ट बुक में ये जो टॉपिक है 2-3 पन्ने में कंप्लीट किया हुआ है, लेकिन 2-3 पन्ने का अगर पढ़ाना होता तो फिर 2-3 पन्ने का तो बहुत पहले हो जाता है। लेकिन इतना लंबा डिस्कशन करने की वजह ये है कि अगर आपको सिंपल चीज़ें रटनी ही है तो बहुत आसान बात है। लेकिन रटनी ना पड़े तो उसके लिए हम क्या करें, हम थोड़ा सा समझ लें। आपको थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड इसलिए बताया क्योंकि आप ऑलरेडी अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो नहीं भी हो तब भी मैंने थोड़ा आपको डीपली समझाने की कोशिश की है कि चीज़ों को थोड़ा ऑर्गेनिकली थोड़ा सा समझें तो अपने आप से चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होने लगती हैं। अगर थोड़ा रटना ही है तो रटने से तो बात नहीं बनेगी ना। आप एक चीज़ को समझो तो उसके बाद में चीज़ें रिलेट होते होते चीज़ें बाकी समझ आने लगती हैं। और जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं वो आप सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करना। वीडियो देख के चुपचाप बैठ मत जाना, अपनी नोटबुक में लिखना, कमेंट बॉक्स में लिखना, कहीं भी लिखना, लेकिन लिखना ज़रूर, क्योंकि हमारा दिमाग तब तक नहीं चीज़ें सीखता है जब तक उसको कोई क्वेश्चन पोज नहीं किया जाए। बिना क्वेश्चन के आप कुछ भी पढ़ते रहो, कुछ चीज़ें रिटेन नहीं होने वाली हैं। आप जो भी चीज़ें पढ़ो साथ में क्वेश्चंस बनाओ, चाहे कहीं से देखो, क्वेश्चन पूछते रहो, चीज़ें रिफ्रेश होती रहेंगी। ठीक है, थैंक यू।